हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शशिकांत यूडीआरजीएस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है लिबरलिज्म, उदारवाद। उदारवाद में आज जो हमारा मेन कंसेप्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का विकास के बारे में पढ़ेंगे और ये डिफरेंट स्टेज ऑफ लिबरलिज्म के बारे में स्टडी करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लिबरलिज्म का कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए पेपर में किस तरह का प्रश्न आते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। और ये सीरीज लिबरलिज्म जो डेवलपमेंट है उसका ये पहला लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर इसके ऊपर और भी आने वाले हैं, तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं इस श्रृंखला का पहला कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म से रिलेटेड है, उदारवाद के विकास से रिलेटेड है। यानी कि उदारवाद का विकास कैसे हुआ, कितने स्टेज में होता है, कितने चरण में हुआ है, उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। और इस चरण का पहला जो आता है, पहला जो डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड, यानी प्राचीन काल। देखो कि प्राचीन काल के जो लिबरलिज्म का उदारवाद का जनक के रूप में जानते हैं, जिनको सोक्रेट्स कहते हैं, सोकरात कहते हैं। ही सपोर्टेड द लिबर्टी एज वेल एज रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। इनके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता, राज्य के कानून, जो व्यवस्था था उसको मेंटेन रखते हुए लोगों को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और यही कारण है कि एंशिएंट टाइम का सोक्रेट्स को आर्किटेक्चर ऑफ लिबरलिज्म या चीफ एक्सपोनेंट ऑफ लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। उदारवाद के जनक के रूप में प्राचीन काल का प्रेरणा के रूप में जानते हैं, या इनके वास्तुकला के रूप में जानते हैं, जो लिबरलिज्म का उदारवाद के रूप में पहली शुरुआत करते हैं। और वो स्कॉलर हैं, कौन है? सोक्रेट्स हैं, सोकरात हैं। दोस्तों कुछ कंसेप्ट और भी हम लोग यहाँ पर उदारवाद के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, आने लिबरलिज्म के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। उदारवाद एक प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, सकारात्मक, चेंजेबल, परिवर्तनशील, अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी समय के अनुसार एक आइडियोलॉजी है, यानी एक विचारधारा है। और इस शासक वर्ग का विचारधारा है जो समय के साथ परिवर्तनशील विचारधारा के रूप में जानते हैं। देखो कि बहुत सारे विचारधारा आया, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बहुत सारे आइडियोलॉजी की बात करते हैं। उस आइडियोलॉजी का एक समय था कि उस समय उनकी नीड्स था, या कह सकते हैं ज़रूरत था, लेकिन समय के साथ उसकी रिलेवेंस और रोल क्या होगी, समाप्त होगी। लेकिन लिबरलिज्म एक ऐसा प्रोग्रेसिव, चेंजेबल, अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द टाइम, पॉजिटिव आइडियोलॉजी है जो समय के अनुसार अपने आप को चेंजिंग करते हुए ये आइडियोलॉजी रूलिंग क्लास का एक आइडियोलॉजी बन चुका है। और कहा जा सकता है जिस समय सृष्टि की शुरुआत हुआ, यूनिवर्स की शुरुआत हुआ, और आज के सेंस में और फ्यूचर के सेंस में करेंगे, जब तक सृष्टि होगा जब तक ये लिबरलिज्म, उदारवाद का एग्जिस्टेंस रहेगा और है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो पहला स्टेज हमने देखा कि प्राचीन काल का स्टेज था, और प्राचीन काल का चीफ एक्सपोनेंट उदारवाद का किनको कहा जाता है? सोक्रेट्स को कहा जाता है, सोकरात को कहा जाता है। और इन्होंने लोग की लिबर्टी, रूल एंड रेगुलेशन, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं। तो सोकरात ने कानून का अनुपालन करते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देते हैं। दूसरा जो स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकाल। तो मध्यकाल की बात करें, मिडेवल टाइम पीरियड की बात करें, तो मिडेवल टाइम पीरियड को में जो चीफ एक्सपोनेंट हैं इनके मार्सिलगो ऑफ पेडुआ, सेंट एंगिस्टन के रूप में जाने जाते हैं। मार्सिलगो ऑफ पेडुआ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे को सेपरेट करने का प्रयास किया। एंड ही सपोर्टेड द लिबर्टी, सेक्युलरिज्म एंड द रूल ऑफ द स्टेट। इन्होंने क्या किया? लोगों की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष राज,
राज्य की कानून व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो मार्सिलियो, पेडवा, सेंट ऑगस्टिन ऐसे स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं जो धर्म एवं राजनीति को पृथक करते हुए पंथ निरपेक्ष राज्य लोक की स्वतंत्रता को मेंटेन रखना चाहते हैं, समर्थन करते हैं। देखो कि हालांकि मध्यकाल के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं ताकि कुछ और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। तो मध्यकाल को हम लोग डार्क एज के रूप में जानते हैं, अंधकारमय युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, रिलीजन और फ्यूडल स्टेट के बीच में कह सकते हैं, जो किंग के बीच में एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, स्ट्रगल की लड़ाई चल रही थी। इसी में हम लोग टू स्वाइड थ्योरी पढ़ते हैं, दो तलवारों का सिद्धांत के रूप में कुछ सिद्धांत प्रोपाउंड किए गए थे। इंडिया की बात करें तो दो कन्याओं का सिद्धांत यानी टू गर्ल्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दो संघर्ष की कहानी है। और ये संघर्ष कहाँ पर था, रिलीजन की वर्चस्व और फ्यूडल जो छोटे छोटे किंग थे उनके बीच में स्ट्रगल की कहानी था। अल्टीमेटली इस डार्क एज से बाहर निकल के कुछ स्कॉलर आए और उन्होंने सेकुलर स्टेट की कल्पना की, जहाँ पर रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात कही गई और सेपरेशन को सपोर्ट किया गया कि रिलीजन अलग चीज़ होता है और पॉलिटिक्स अलग चीज़ होता है। यानी एक सेकुलर स्टेट की कल्पना रखी गई जहाँ पर लोगों की फ्रीडम को मेंटेन करने की बात कही गई। और जिसमें मुख्य स्कॉलर कौन थे, मार्सिलियो, पेडवा एंड सेंट ऑगस्टिन। अब थर्ड जो फेज हमारा आता है जिसको हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड कहते हैं। मॉडर्न टाइम पीरियड में मॉडर्न टाइम पीरियड को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन? मॉडर्न टाइम पीरियड हमारा 3 टाइम पीरियड में डिवाइड होता है। पहला जो टाइम पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं मर्केंटलिज्म, यानी कि वणिकवाद, या इसे प्रारंभिक आधुनिक उदारवाद के रूप में भी जानते हैं, इनिशियल मॉडर्न लिबरलिज्म टाइम पीरियड के रूप में भी जानते हैं। इसका चीफ एक्सपोनेंट के रूप में जानते हैं एडम स्मिथ, मैकियावेली, रिगार्डो, हॉब्स। दिस स्कॉलर सपोर्टेड अब्सोल्यूट मोनार्की। हमने जैसे कि बताया कि मध्यकालीन की बात करें, मेडिवल टाइम पीरियड की बात करें, तो वहाँ पर क्या था, फ्यूडल स्टेट था, सामंतवादी राज था। तो सामंतवादी राज्य में लोगों की फ्रीडम क्या हो रखा था, राज्य का विकास नहीं हो रहा था, मोनार्की नाम का चीज सिस्टम नहीं था, स्टेट छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड था, एक स्टेट के कई सारे टुकड़े में डिवाइड था। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे स्कॉलर आए, अब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। और अब्सोल्यूट जब मोनार्की होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों की फ्रीडम लिमिटेड हो जाएंगे। और लिमिटेड के साथ साथ जो मर्केंटलिज्म क्लास था उसका राइजअप हुआ, जो वणिकवाद बिजनेस कम्युनिटी है उनका एक राइजअप हुआ। और जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी एक नए वर्ग की इमरजेंस के कारण राजा को क्या मिला, टैक्स के रूप में उनको ज़्यादा कलेक्शन होना शुरू हो गया। अब बिजनेस कम्युनिटी को क्या चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को 2 चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और मैक्सिमम एरिया को उनको कवर करना है ताकि उनको बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ऐसे कंडीशन में कौन उनको दे सकता है, तो वो कौन दे सकता था, अब्सोल्यूट मोनार्की ही उनको प्रोवाइड कर सकता था। बड़े बड़े स्टेट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी था और यही कारण था मर्केंटलिज्म क्लास जो है राजा को सपोर्ट किया। अल्टीमेटली एक तरह से कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में मर्केंटलिज्म स्टेट का राइजअप होता है, यानी वणिकवाद राज्य का उदय होता है। और इसके मुख्य स्कॉलर आते हैं एडम स्मिथ, मैकियावेली, रिकार्डो, हॉब्स। दिस स्कॉलर सपोर्टेड द अब्सोल्यूट मोनार्की। और एक किसको सपोर्ट करते हैं, अब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। अब दूसरा जो स्टेज आता है जिसको हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड का सेकेंड जो स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव लिबरलिज्म, यानी नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं जब मर्केंटलिज्म स्टेट राइजअप हुआ तो कुछ लोगों को तो फ्रीडम एक्सेस दे दिया गया, जिसमें वो बिजनेस कम्युनिटी था, मर्केंटलिज्म क्लास था जिसको एक्सेस दिया गया। लेकिन बाकी रिमेनिंग लोगों को क्या हुआ, फ्रीडम लिमिटेड हो गया, जिसके कारण अब जो आ गया, जब लिमिटेड फ्रीडम हो गया लोगों को, तो निगेटिव लिबरलिज्म का कंसेप्ट आता है। निगेटिव लिबरलिज्म कहता है स्टेट आवश्यक एक बुराई है,
एंड इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम, जेम्स मिल, जे स्मिथ, जॉन लॉक, हॉब्स, हर्बर्ट स्पेंसर। अब इनका क्या मानना था कि जो स्टेट होता है लोगों की फ्रीडम को क्या करता है? हैम्पर करता है। और जब लोगों की फ्रीडम को हैम्पर करेगा तो क्या होना चाहिए? स्टेट को कम से कम फंक्शन होना चाहिए, मिनिमल स्टेट के रूप में होना चाहिए। दिस स्कॉलर सपोर्टेड द पुलिस स्टेट और मिनिमल स्टेट एंड कंसीडर स्टेट इज ए नेसेसरी इविल्स एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द एब्सोल्यूट फ्रीडम। लोगों को क्या चाहिए? एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। स्टेट का फंक्शन कितना होना चाहिए? मिनिमल होना चाहिए, जस्ट लाइक द पुलिस स्टेट के रूप में होना चाहिए। और स्टेट क्या है? स्टेट नेसेसरी इविल्स है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक इस कारण से है कि कुछ काम स्टेट को ही करना पड़ेगा, वो मिनिमल फंक्शन स्टेट करे, रिमेनिंग फंक्शन क्या होनी चाहिए? फ्री कर देना चाहिए, स्टेट को नहीं करना चाहिए। तो नकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज का समर्थन करता है, वही वह इस राज्य को सर्वोत्तम मानता है जो कम से कम शासन करे, राज्य को एक बुराई के रूप में मानता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। तो ये किसका कंसेप्ट था? नकारात्मक उदारवाद। कई बार नकारात्मक निगेटिव लिबरलिज्म को कई सारे नामों से जानते हैं। निगेटिव लिबरलिज्म का दूसरा नाम है क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी कि चिर संबद्ध उदारवाद, या इसे लेसेस फेयर लिबरलिज्म के नाम से भी जानते, लेसेस फेयर लिबरलिज्म, लेसेस फेयर, या इसे व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिज्म के रूप में भी जानते हैं, व्यक्तिवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो कई सारे पेपर में कई बार डिफरेंट नेम से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने सारे नाम इसका डिस्कस कर दिया। अब मॉडर्न टाइम पीरियड का दूसरा थर्ड जो स्टेज आता है जिसे हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं, यानी सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद क्यों आया? जब निगेटिव हावी हो गया, जब निगेटिव हुआ तो लोगों को इतना ज़्यादा एक्सेस फ्रीडम दे दिए गए, तो उसमें क्या हुआ? निगेटिव उदारवाद के कारण पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कैपिटलिस्ट स्टेट का प्रोपाउंड हो गया, यानी पूंजीपति राज का उदय हो गया। जब कुछ मुट्ठी भर लोगों ने क्या कर लिया? बाकी लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो जिसके कारण पॉजिटिव लिबरलिज्म आया। जो भी कारण रहा है, चाहे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत के कारण आया, सोशलिज्म कंसेप्ट के कारण हुआ, या पूरे वर्ल्ड के में रिवोल्यूशन हो गया, जिसमें एक तरह से पूरा सोसाइटी टू ग्रुप में डिवाइड हो गया, हैव और हैव नॉट में डिवाइड हो गया, जिसके कारण स्ट्रगल हुआ। तो अब पॉजिटिव लिबरलिज्म आया और इसके चीफ एक्सपोनेंट है जे स्मिथ, टी.एच. ग्रे, लास्की, एंथोनी डॉर्बिस, वारकर, मैकाइवर, हॉब्स, ये चीफ एक्सपोनेंट माने जाते हैं। कुछ स्कॉलर ऐसे भी होंगे जो निगेटिव वाले यहाँ आए होंगे, तो ध्यान रखेंगे उस समय उनकी डिमांड निगेटिव था, लेकिन बाद में परिवर्तनशील होने के कारण, चेंजेबल होने के कारण वो पॉजिटिव में भी अपना रोल दिखाना शुरू कर दिए। अब पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या कहना चाहता है? सकारात्मक उदारवाद का कंसेप्ट क्या है? सकारात्मक उदारवाद क्या कहना चाहता है? तो सकारात्मक उदारवाद का जो कंसेप्ट होता है, इसकी पिकुलियर जो फीचर है, दिस स्कॉलर सपोर्टेड, यानी ये स्कॉलर क्या किया? सपोर्टेड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट, राज्य के पॉजिटिव फंक्शन ऑफ स्टेट एंड कंसीडर एज ए वेलफेयर स्टेट, एंड दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टेट फुलफिल मिनिमल रिक्वायरमेंट। लोग की जो न्यूनतम आवश्यकता, बेसिक नीड्स, वो कौन पूरा करेगा? स्टेट करेगा। एट द सेम टाइम इन ए फेवर इन ए रेशनल एंड रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, और उसी समय कुछ लोगों के ऊपर जो है स्टेट के द्वारा रेशनल और रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी क्या करे? इम्पोज करना शुरू कर दिया। ये या करे, ये किसका कंसेप्ट था? पॉजिटिव लिबरलिज्म का, यानी सकारात्मक उदारवाद। तो सकारात्मक उदारवाद का जनक जे स्मिथ, टी.एच. ग्रे, लास्की, हॉब्स, बार्कर, मैकाइवर, एंथोनी डॉर्बिस। ये सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में मानते हैं और राज्य से अपेक्षा की जाती है कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करे, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल फुलफिल बाय द स्टेट। तो आज हम लोगों ने उदारवाद का डिफरेंट स्टेज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। इसमें हमने एंशिएंट टाइम पीरियड और मिडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न टाइम पीरियड को कवर किया। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको जो कवर करेंगे वो हमारा जो कवर होगा
टेम्प्ररी यानी कंटेम्प्ररी लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब स्टार्ट होगा तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से और भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने लिबरलिज्म का एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम पीरियड का डिफरेंट फेजेस के बारे में कवर करने का प्रयास किए। थैंक यू वाचिंग वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।